नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वेनेजुएला में तख्ता-पलट हो गया, अब ये खबर पुरानी हो गई है। लोग इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन अगला नंबर किसका है? फ़ोकस इस पर है क्योंकि गली के गुंडे को शायद ये लग रहा है कि वो पावरफुल हो गया है और ये सब हल्ला मच रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, वर्ल्ड पावर चेंज हो गई है। ये चेंज क्या है? वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, उसमें दम नहीं था, उसे पता नहीं था कि जिसके साथ जो बैठा हुआ है, वो उसका दुश्मन है या दोस्त है। लेकिन भारत का इंटेल क्या है? और उसके जूते में कितना दम है? और क्या अमेरिका भारत में रिजिम चेंज कर सकता है? क्या उसका है अगला प्लान? अच्छा, उसके प्लान को छोड़ दीजिए। हम ये देखते हैं कि मोदी जी का अगला प्लान क्या है और डोभाल साहब का सीक्रेट इंटेल क्या है? वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। मेरे साथ वाली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम चौधरी जी, शिवम भाई बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। एंड फ्लोर इज नाउ योर्स। जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जो लगभग 48 घंटे पहले जो पूरा का पूरा कार्यक्रम वेनेजुएला में हुआ, वो निश्चित तौर पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करता है। वहां से एक बहुत सारे संदेश, ना ही सिर्फ रूस को, ना ही सिर्फ चाइना को, बल्कि भारत को और बहुत सारे अपने साथी देशों को भी अमेरिका ने वहां से एक बड़े संदेश भेजे हैं। देखिए, इसमें दो संभावनाएं हैं। पहली बात तो या तो ये एक फिक्स गेम है अमेरिका, रशिया और चाइना का, कि भैया अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिलेगा जो उसका फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस है। रशिया को यूक्रेन, अमेरिका चाइना को ताइवान मिल जाएगा। या तो ये फिक्स गेम है और उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है और आपको ये होता दिखाई देगा, या फिर अमेरिका ने बहुत ब्रिलियंटली कुछ ऐसा खेला है जो शायद किसी को समझ नहीं आया। ये संभावनाएं क्या होंगी, आपको भविष्य में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं उससे समझ आएगा कि अच्छा ये तब ऐसे हुआ था, उसका कारण ये था, इसलिए अब ये हो रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ने ये एग्जीक्यूट किया है, सबसे पहली बात तो भले ही आप उससे सहमत हो, असहमत हो, जो भी हो, कुल मिलाकर वो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने काम किया। नॉट अ सिंगल बुलेट वाज फायर्ड, एक भी गोली नहीं चली और उन्होंने राष्ट्रपति, सोते राष्ट्रपति को बेड से पत्नी सहित उठा लिया। उन्होंने कितना काम किया होगा, कितना बैकग्राउंड काम वर्क किया होगा, पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को भेदा होगा, उनके संगी साथियों को खरीदा गया होगा, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया होगा कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला, कोई गोली नहीं चली, कोई बॉडीगार्ड नहीं आया, जिस सेफ वॉल्ट में वो घुसने वाला था उसको सबोटाज कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर अमेरिका ने ब्रिलियंट ऑप्ट किया। और यहां से वो संदेश चाइना उन सबको है कि भैया ये मेरा रेडियस है, यहां तुम नहीं आओगे। और सिर्फ ये तेल का खेल नहीं है, क्योंकि सब ये कह रहे हैं 300 बिलियन बैरल तेल है, ये है वो। देखिए, तेल होना, उसे निकालने की कैपेसिटी होना, उसके लिए मार्केट होना, तीन अलग चीज हैं। वहां उससे भी बड़ी चीज है, वहां 8,000 टन से ज्यादा के गोल्ड रिजर्व्स हैं। वहां दुनिया का 2% फ्रेश वाटर है, वहां पे सिल्वर है, कॉपर, कोल है, वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अमेरिका इस्तेमाल करेगा। साथ ही उसके बराबर में कोलंबिया है, वो वहां जा सकता है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का ट्रेड चलता है, जो लगभग $2 ट्रिलियन का है। दुनिया का ड्रग्स ट्रेड उसका एपिसेंटर है। वहां से उनकी एजेंसीज उठाकर जो पैसा आएगा उसको इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस चला सकती हैं। अगला नंबर कोलंबिया का है, अगला नंबर क्यूबा का है, अगला नंबर ग्रीनलैंड का है जो रेयर अर्थ मिनरल्स में है। अब बात यह आती है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर, और भारत के रेस्पेक्ट में आप इस चीज को कैसे देखते हैं। इसके कई परिणाम हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब पे विचार करेंगे। देखिए, भारत ने जो रिस्पॉन्स दिया, बहुत सदा दिया है। भारत ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया पहले तो, और जब दिया तो ऐसा दिया कि दिया नहीं दिया बराबर कर दिया। कारण, भारत ने कहा कि वेनेजुएला में जो हो रहा है हम नजर बनाए रखे हैं, हम वेनेजुएला के नागरिकों की सेफ्टी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं और हमारी एम्बेसी भारतीय नागरिकों के वहां सेफ रहने के लिए पूरा का पूरा प्रबंध किया है। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जब भारत ने, रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के अंदर, भारत चुप था, तो भारत अब क्यों बोले? अमेरिका कहेगा अच्छा तब तो चुप था, अब क्यों बोल रहा है? तो भारत ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों अपना अपने पड़ोस में कुछ ही करो, मेरा क्या, हमारा कोई वहां स्टेक नहीं है, कोई इंफ्लुएंस नहीं है। भारत चिल्ला के करेगा तो करेगा क्या? किसी एक को नाराज कर देगा, तो क्यों करना है किसी को नाराज?
हम तो तब नहीं बोले जब इजराइल ने धकाधक कार्यक्रम करा गाजा के अंदर और भारत में बहुत सारे ऐसे चिलगोजे थे जो ऐसे फुदक रहे थे, बल्कि बाबा का लट काम करा वहां पे। तो भारत को क्या फर्क पड़ता है, तुम करो, क्योंकि जब भारत करेगा बांग्लादेश में और पाकिस्तान में तो तुम मत बोलना। तो भारत की साफ नीति है, तुम करो अपने अपने यहां, मेरा फायदा बनना चाहिए। फायदा बन रहा है इसमें से, वो भी बताऊंगा। वेनेजुएला में अरबों रुपए का फायदा है भारत को। हाँ, चीन चिल्लाए, रशिया चिल्लाए, हमें कोई फर्क नहीं है। तो कुल मिला के यहां से दो चीजें हैं। पहले फायदे की बात कर लेते हैं, भारत को फायदा क्या है। भारत का लगभग ओएनजीसी का $1 बिलियन वेनेजुएला में फंसा हुआ था, क्योंकि सैंक्शंस लग गए थे वेनेजुएला पे, तो वो पैसे भारत नहीं निकाल पा रहा था। अमेरिकन सैंक्शंस थे, लगभग $1 बिलियन फंसा हुआ था, 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ के आसपास। अब भारत कैसे ले, कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट पे बैन लगा दिया गया है, कोई हमारा ट्रेड नहीं है कि हम कुछ बेच के बार्टर के माध्यम से वो पैसा वापस ले ले। अब वो पैसा आने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज आएंगी, उन ऑयल फील्ड्स को, उन कंपनीज को एक्वायर करेंगी, और जो पैसा भारत का बनता होगा वो पैसा भारत को वापस करेंगी। वहां का एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है सैन क्रिस्टोबल, उसमें ओएनजीसी की हिस्सेदारी है 40%, उसको रिवाइव किया जाएगा। उसके अलावा एक और ऑयल फील्ड है, उसमें 11% की हिस्सेदारी है। भारत की दो और सरकारी कंपनियों की अलग अलग हिस्सेदारी है, किसी की 3.5% है, किसी की 4% है, ऐसे करके है। तो भारत को तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है वहां से। भैया जो फंसा पैसा है वो आएगा, जो तेल का एक्सट्रैक्शन होगा, अब ठीक है भाई, भारत नहीं लाएगा, अमेरिका कहेगा कि भैया चल मुझे भेज दे, हम भेज देंगे भैया तुम्हें, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टेक्सास की फैक्ट्रीज में जाके उसे रिफाइन कर लो। तो ये संभावनाएं हैं, क्योंकि अमेरिका भी एकदम से उन सारे ऑयल फील्ड को, भैया इतना बड़ा रिजर्व है, अचानक से तो नहीं सब पैसा लगा के खड़ा कर सकता, उसे एक्सपर्टीज भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो भारत देगा ना, जहां जहां दे सकता है भारत देगा। पहला फायदा बिलियंस ऑफ डॉलर्स। दूसरा फायदा, भारत में एक रहते हैं मोटा भाई मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी है रिलायंस, उसने 15 साल का करार किया था, वहां की सबसे बड़ी जो कंपनी है, जैसे भारत में ओएनजीसी मान लीजिए, कुछ ऐसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से 15 साल का करार किया था, जिसे अमेरिका ने सैंक्शन किया था, मतलब एक तरीके से सैंक्शन नहीं, मतलब उसे अनुमति दी थी कि आप कर सकते हैं। जुलाई 2024 में किया था, क्योंकि अभी इतने कंस्टेंट थे, इतना सब कुछ वहां पे उन पे सैंक्शन लगे हुए थे, सब कुछ थे, तो भारत कर नहीं पा रहा था, मोटा भाई कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो भी तेल लेंगे अब। और वेनेजुएला तेल की खास बात क्या है, ये बहुत हैवी सोर क्रूड ऑयल है, बहुत हैवी है, इसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ 3 जगह रिफाइन हो सकता है, अमेरिका की टेक्सास की फैक्ट्रीज में, जहां ऑलरेडी कनाडा का हैवी तेल रिफाइन हो रहा है, या उस चाइना में जो अभी 85% तेल वेनेजुएला का चाइना खरीदा था, उनकी फैक्ट्रीज में हो सकता है। अब वहां तो जाएगा नहीं। तीसरा है, भारत के एक तट के एक छोटा सा गांव है, वहां पे होता है जामनगर, नाम तो सुना ही होगा। तो वो तेल जामनगर में रिफाइन होगा, और अमेरिका कहेगा मोटा भाई को रिफाइन कर, तुझे सस्ते में दूंगा, और जो यूरोप में तू रशियन तेल भेज रहा है ना, रशियन तेल छोड़, वेनेजुएला तेल भेज, और रशिया की लाइन काट। और 1-1.5 महीना पहले मोटा भाई ऑलरेडी अमेरिका जा चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, उसका बेटा या दामाद कौन था ट्रंप का, अभी जामनगर एक शादी में भी आया था महीना भर पहले। लोग पूछे थे क्यों आया था, क्यों आया था, अब समझ आया क्यों आया था। तो भारत का फायदा भी है उसे, बस बात यह है भारत अपने कार्ड्स को किस तरीके से खेलता है, यह है फायदे वाली बातें। लवी मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है कि, और यह भी दिख रहा है कि भैया कुछ ही घंटों में चाइना का $105 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी डूब गया, क्योंकि जो बीआरआई में उसने $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, उसका सबसे बड़ा अगर शेयर किसी के पास गया तो वो इसी के पास गया, किसके, वेनेजुएला के। तो भैया वो तो लगभग डूब गया। एक रात में 2 बजे डेल्टा टीम घुसी, 3-3:30 बजे उसे लेके निकली, और इस दौरान चाइना का बस्ता बंद गया वेनेजुएला में, कार्यक्रम समाप्त। अब वो कोई बार्टर कर ले कि भैया हम तुम्हें रेयर अर्थ देंगे, अमेरिका वालों हमें तेल दे दो, जो भी होगा, ये लंबा प्रोसेस है। कारण क्योंकि जो वेनेजुएला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल निकालने का, वो उतना बहुत अच्छा नहीं है, बस एडहॉक बेस पे चल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपेक्स नहीं है, उसे नए तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, नया इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। और ये चीज ऐसे नहीं होती है, कोई मिठाई की दुकान नहीं खोलनी कि 1 महीने में खुल जाएगी, सालों लगते हैं।
तो चाइना का तेल वहां से कट गया, अभी ईरान से भी काटेगा। रशिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी हैम्पर कर दी है यूक्रेनियन ड्रोन्स ने। तो चाइना के तेल पे जो हमला कर रहा है अमेरिका, उसके एनर्जी रिसोर्सेज पे जो हमला कर रहा है अमेरिका, असली खेल ये है उसके एनर्जी सिक्योरिटी को खत्म करना, जो वहां से उसे गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी चीजें आ रही थी उसको हैम्पर करना, और अपने बैकयार्ड में उसके वर्चस्व को खत्म करना। और भारत को उसमें फायदा हुआ। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? नुकसान भी है। जिस तरह का प्रोजेक्ट वेनेजुएला वहां पर चला, जो वेनेजुएला में हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। वो जो हमें कल दिखा, कल रात जो हुआ, परसों रात जो हुआ ये माफ कीजिएगा, मदुरो के साथ, वो लास्ट बॉल थी। उससे पहले पूरा मैच खेला गया, उससे पहले पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया। कैसे किया गया? वेनेजुएला एक कैथोलिक कंट्री है, अमेरिका एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है। पहले वहां डेमोग्राफी चेंज की गई। जो 2010 में 2% प्रोटेस्टेंट थे, उनकी आबादी बढ़ाकर 31% की गई। भारत में भी डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास है। सिमिलैरिटीज दिखती हैं आपको? डेमोग्राफी चेंज करो ताकि जब कुछ हो तो हम जिनका इस्तेमाल कर सके वो ग्राउंड पर हों। क्या हुआ बांग्लादेश में? सारे जमात वाले, ये वाले, वो वाले सड़क पे कूदे ना। वो डेमोग्राफी ही काम आई, वो स्ट्रीट पावर ही काम आई। दूसरा, जिस तरीके से आप 3 तरीके से किसी सरकार को गिरा सकते हैं। या तो आप उसमें मिलिट्रीली हमला कर दो, इराक पे करा, कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पे करा, कब्जा कर लिया। या आप उस पर सैंक्शंस लगाओ और वो अपने उस सैंक्शंस, उस दबाव के नीचे दब जाए, जो ईरान में करने का प्रयास है। या तीसरा है कि आप उसे डीलेजिटिमाइज कर दो, उसका नाम खराब कर दो, काम ना खराब कर सको तो। मदुरो के साथ क्या किया? डिक्टेटर है, इलेक्शन रिग करके आया है, बड़ी दिक्कत है, अपोजिशन को नोबेल प्राइज दिया, सब डीलेजिटिमाइज कर दो। भारत पे हमला तो कर नहीं सकते। क्यों? भारत पे वो 8-10 हजार किलोमीटर की आईसीबीएम भी है, सब कुछ, सारा कार्यक्रम है भारत पे, साजो सामान। आप सैंक्शंस भी लगा के देख लिया, आप एक लेवल से ज्यादा भारत के साथ खेल नहीं कर सकते। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपके साथ बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। 3-4%, 5% का हमारा आपके साथ हो सकता है कि एक्सपोर्ट हो, सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन एक लेवल के साथ आप उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने करके देखा लेकिन सफलता अपेक्षाकृत नहीं मिली। तीसरा है, आप सरकार का नाम खराब कर दो, और वो आपने प्रयास किया। 2024 से लगे ईवीएम हैक हो गई जी। ईवीएम में गड़बड़ी है। मोदी कहां जीत रहा था? ईवीएम ने जिताया। जब ईवीएम को सफल नहीं कर पाए, उसके लिए कैंपेन नहीं चला पाए, तो आपने क्या कहा? अरे वो वोट ही चोरी हो गई, एसआई, मतलब ये वोटर लिस्ट ही फर्जी है, एसआईआर फर्जी है, कोई महादेवपुरा का कहां का उठा के लिया है। जब वो नहीं चला, आपने कहा अच्छा, भारत में जो गिग वर्कर्स काम करते हैं ना, अलग अलग सेगमेंट में, आप एक तरीके से असंतोष के बीज बो। आपने देखा किस तरीके से मुंबई में कपड़ा मिल चलती थी, दत्ता सावंत के नेतृत्व में कई महीनों तक आंदोलन चला, सारी की सारी कपड़ा मिल बंद हो गई। कानपुर जो नॉर्थर्न इंडिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था, वहां महीनों महीनों आंदोलन करा, खत्म कर दिया। वही अब एक सेगमेंट पकड़ लिया, गिग वर्कर हैं, लाखों संख्या में हैं, इन्हें बेरोजगार करो किस तरीके से, और ये सरकार को गाली देंगे, आंदोलन खड़ा करो इनके नाम। मैं ये नहीं कह रहा उनके अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरीका हो। और से किस तरीके से विपक्ष हाईजैक करता है वो भी हमने देखा। उसके बाद आप क्या करते हो, एक कंपनी जिसका लगभग मोनोपोली जैसा व्यवहार है एविएशन सेक्टर में, वो अचानक से एक दिन कहती है आज प्लेन नहीं उड़ेंगे। आपने ये किया ना भारत के एविएशन सेक्टर के साथ, और किस तरीके से टर्किश इन्वॉल्वमेंट था वो सबने देखा। उसके बाद कभी किसान खड़े हो जाते हैं, कभी टीचर खड़े हो जाते हैं, कभी SC/ST के नाम पर खड़े हो जाते हैं, कभी उमर खालिद के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। 8-8 सांसद वहां से चिट्ठी पत्री भेजते हैं, अरे वो सिमी के फाउंडिंग मेंबर का जो बेटा है बड़ा मासूम है, उसे छोड़ दो। और वो कब होता है? जब राहुल गांधी जर्मनी जाता है, और जो जिससे वहां मिलता है, उनमें से कुछ लोग हैं उसमें दस्तखत वाले। अरे भारत में ह्यूमन राइट्स, मोदी देखो माइनॉरिटी के ह्यूमन राइट्स, और वो भी छात्रों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमला कर रहा है। यही तो मैसेज देना है। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स खड़े हो जाएंगे,
वो पूरा माहौल बनाएंगे। आज गिरी सरकार, तब गिरी सरकार, कभी अरावली के नाम पर, कभी अब मीडिया भी सवाल पूछने लगी अचानक। मैं ये नहीं कह रहा सवाल पूछो सरकार से, मैं कह रहा एक नहीं 10 पूछो, जितने पूछ रहे हो, कम पूछ रहे हो, ज्यादा पूछो, लेकिन तथ्य के साथ पूछो। कुलदीप सेंगर का सवाल उठा रहे हो, पहले फैक्ट तो लेके आओ। हत्या के केस में निश्चित तौर पर अगर उसने हत्या की है, जेल जाए फांसी हो, रेप में जेल जाए फांसी हो, लेकिन सवाल उस महिला से भी तो पूछो। और कोई जमानत नहीं हुई, जेल से बाहर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, हंगामा मचा दिया। अरावली पे सरकार का लेना एक न देने दो, उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, ठीक है वो एक पार्टी थी, लेकिन सब कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फैक्ट पे बात करो। मैं कह रहा हूं अरावली में डेंजर है तो उसे उठाओ, लेकिन फैक्ट पे बात करो। लेकिन जिस तरह की एम्बिग्यूटी क्रिएट करने का प्रयास है, यह भी एक तरीके से प्रोजेक्ट वेनेजुएला है कि सरकार का डीलेजिटिमाइजेशन कैसे किया जाए। तो आप ही देखिए क्रमवार, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, कभी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे एक व्यक्ति को कहते हैं कि भैया किसी व्यापारी के थ्रू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहो कि समर्थन वापस ले ले। ये भी उसी का पार्ट था। ये नहीं होता तो पाकिस्तान बांग्लादेश को लगा दो। वह हिंदुओं को मारोगे तो भारत के हिंदू द्रवित होंगे और कहेंगे कि भैया देखो हम तो मोदी को हिंदुत्व के नाम पे लाए थे, मोदी चुप है, ये तो मौलाना मोदी है। उन्हीं के कोर वोट को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दो। बांग्लादेश में 2-4 को कार्यक्रम करके यहां प्रेशर बनेगा, यह भी करने का प्रयास है। मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भारत की चुनी हुई लेजिटिमेट सरकार किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं गिरनी चाहिए। भारत की जनता चाहती है, हम समर्थन में नहीं है, बात अलग है। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक उनके अंदर कोई भावना पैदा किया जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कल गिरती, आज गिर जाए, अगर जनता नहीं चाहती। लेकिन जनता अगर मन से नहीं चाहती तो बात है। यह नहीं होना चाहिए कि कोई मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में बैठे या कोई ये वाला विदेश जाके बैठे और ये कहे अरे सरकार गिराने में मदद करो। यह नहीं होना चाहिए। और इनके लिए भी संदेश है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पिछले साल एक को दिया था ना नोबेल प्राइज वेनेजुएला वाली को, वो कह रही थी अरे मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मैं सब प्राइवेट कर दूंगी तुम्हारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा महिला बड़ी अच्छी है, लेकिन वेनेजुएला में लोग इसकी मानते नहीं, हम इसे नहीं बनाएंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे बनाएंगे। कट गया ना उसका। बांग्लादेश में ये सारे के सारे खालिदा जिया की पार्टी वाले सड़क पे आए थे ना, शेख हसीना हटेगी मैं बनूंगी राष्ट्रपति, बन गई। तीसरा लाके पैराशूट से डाल दिया ना मोहम्मद यूनुस। वहां भी लगे होंगे यूक्रेन में बहुत सारे, जेलेंस्की आ गया ना। तो यहां वाले भी समझ लें, जो तुम भागे फिर रहे हो ना वियतनाम टू जर्मनी टू लंदन, जब मौका आएगा, कभी ऐसा हुआ अगर खुदा ना खास्ता, अगर कभी सपने में कभी ऐसा कामयाबी मिल गई तुम्हें, तो भैया तुम्हें भी टिश्यू पेपर की तरह हाथ पहुंचेंगे, फेंक देंगे, कोई तीसरा लाके इंस्टॉल कर देंगे। बहुत सारे मैक्सेस से बैठे हैं यहां इसी इंतजार में। तो ये भारत का विपक्ष हो, भारत का पक्ष हो, हर एक के लिए एक संदेश है, लर्निंग है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मोदी तो पिछले 10-11 साल से झेल रहा है, उसे तो पता है मुझे क्या करना है, कैसे लड़ना है। ये विपक्ष सीख ले तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। पिछले 2 साल में ही तुम्हें क्रैश कोर्स करा दिया उन्होंने, वेस्टर्न पावर्स ने। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा जी। तो शिवम जी, डोवाल साहब का सीक्रेट इंटेल क्या है? क्योंकि ट्रंप ने अपनी मैसेजिंग तो बहुत ठीक ठाक दे दी है। देखिए इंटेल के लिए तो मैं यही कह सकता हूं, इंटरनल सैनिटाइजेशन रेगुलर रूप से चल रहा है। अब ये अल-फलाह से लेके फरीदाबाद से लेके और जिस भी तरीके से भारत जहां पीएफआई को न्यूट्रलाइज किया गया, जहां पर भी आप देखेंगे जो भी कार्यक्रम चल रहा है, ये उस तथाकथित जो वो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, ये उसी के नट बोल्ट थे ना, उन्हीं के खांचे फिट किए जा रहे हैं। तो और अंदर तो भाता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर चल रही होंगी। वो ये सुपरफिशियल चीजें हैं कम से कम जो हमें दिखाई दे रही है। और भारत में अगर एक नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है, बनस्पत आज से 15 साल पहले क्या होता था, तो आप खुद समझ लीजिए। लोग चाहते थे, वो हो नहीं पा रहा, वो तो हम डायरेक्टली ही महसूस कर रहे हैं ना उस चीज को। तो और बाकी जो इंटरनली बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आई जाती हैं। तो जब भी जैसी भी जो चीजें आएंगी, निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से सामने आती रहेंगी जी। शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला और
मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। अभी के लिए इतना ही। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा ये आग्रह भी है कि शिवम जी का भी चैनल है, शिवम चौधरी ऑफिशियल, उसे भी आप सब्सक्राइब करें और ये जो हमने शो किया है इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय